Yeah. So in this very first class, we'll be discussing the reasons for R, reasons for studying R in a subject like CS1. ठीक है. तो अगर let's look at the actual basically industrial scenario जहाँ पे you guys will be working. तो आज के टाइम पे if we talk about the industry, तो इंडस्ट्री में क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए आपको? लाइक व्हेन यू आर वर्किंग, तो एक जो बहुत जो मतलब फोकस रहता है इंडस्ट्रीज का, इंडिविजुअल्स का, आपके मैनेजर्स का, अपर मैनेजमेंट का, इट इज मोर टुवर्ड्स लाइक एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज. सो हाउ एफिशिएंट द एम्प्लॉयज आर. ठीक है. आप बहुत सारे टूल्स यूज करते हो, यू यूज टूल्स लाइक एक्सेल. ठीक है. एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं? वी कैन पुट इन डेटा and then we can apply different kind of formulas on like that data. हम उस पे चार्टिंग यूज कर सकते हैं, हम ग्राफ्स बना सकते हैं, वी कैन पिवट द डेटा, पिवट टेबल्स बना सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं डेटा को, एंड वी कैन फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. एंड just to add one more point before explaining further, प्लीज कीप दिस सेशन एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. ठीक है. आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, अगर वो कोई सिली से सिली क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा है, तो गेट दैट क्लियर्ड. ठीक है. क्या होता है, लाइक आज से अगर पुरानी बैचेस की भी मैं बात करूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एंड देन उसका रिपरकशन इफेक्ट क्या होगा कि आप लोगों का जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगा आपकी लैंग्वेज का, वो नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो इन ऑर्डर फॉर दैट बेस टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक द क्वेश्चंस दैट यू विल बी डूइंग. तो वो आपका बेस बनना बहुत जरूरी है. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, तो डू आस्क द क्वेश्चंस. अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, तो डू राइट योर आंसर्स, गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. चाहे आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आप उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हो. दैट कैन बी राइट, दैट कैन बी रॉन्ग, बट वो डिसाइड करना जो है वो मैं देख लूंगा. आपका काम जो है, आपका आंसर देना आपका काम है. यू फोकस ऑन दैट, एंड उससे आपने कभी भी बेसिकली पीछे नहीं हटना है. दैट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन who are there with me in this session. ठीक है. तो लेट्स जंप बैक टू लाइक व्हाट वी वर डिस्कसिंग. तो इंडस्ट्री में क्या होता है, एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. एंड जब हम एक्सेल पे काम करते हैं, तो एक्सेल यूज करने का मतलब पर्पस क्या है? वो सारा डेटा हम अपना एक शीट पे लिख सकते हैं, एंड वी कैन डू द कैलकुलेशंस बाय हैंड. हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बट एक्सेल यूज करने का पर्पस क्या रहता है यहाँ पे? दैट वी आर मोर एफिशिएंट. हमें जिस चीज का आंसर बाय हैंड करने पे 10 मिनट में मिलेगा, वो आंसर हम 1 मिनट में लेके आ पाए. हो सकता है उससे भी जल्दी लेके आ पाए. एक बार हमने पूरा अपना चार्ट, मतलब पूरे हमने एक्सेल शीट में फॉर्मूलेज जो है वो बिल्ट इन कर दिए सारे. उसके बाद सिर्फ डेटा रिप्लेस करते जाओ, नए आंसर्स निकालते रहो. बाय हैंड आप कर रहे होगे तो क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स आपको वो डेटा को बार बार डालना पड़ेगा उसके अंदर. मतलब आप डेटा जो है लिखोगे कहीं पे, फिर उस पर बाय हैंड कैलकुलेशन करोगे बार बार. तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज करना शुरू किया? हमने यूज करना शुरू किया एक्सेल. अब एक्सेल की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस कैसे हैं कि बहुत सारी जो मतलब अगर आपको कुछ जो है बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, थोड़ी सी एडवांस कैलकुलेशंस करनी है, ये सब आप एक्सेल पे कर सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेल ऑफर करता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि एक्सेल, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि एक्सेल में कुछ वो मतलब देयर आर सम लिमिटेशंस टू द थिंग्स व्हिच एक्सेल कैन डू. वो जिन चीजों के लिए बना है, उन चीजों में वो बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट टूल है मार्केट में. बट देयर आर मोर थिंग्स टू डू. जैसे जैसे अब आपके पास टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे हम ईयर ऑन ईयर हम मतलब कि ग्रो कर रहे हैं, 2021 22 23 आएगा अब, तो वहां पे एक चीज है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन योर टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसी चीज हुई जिससे हमें इतना ज्यादा डेटा जो है वो चाहिए. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज के डेटा जो है वो ग्रोथ जो है डेटा की, वो एक्सपोनेंशियली हो रही है हर साल. ठीक है. अब क्या है, पहले आपके पास डेटा कम था, यू कैन लाइक यू आर एबल टू पुट दैट डेटा इन एक्सेल फाइल. आप वहां पे कैलकुलेशंस बहुत सारी कर पा रहे थे. बट एज एंड व्हेन ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये डेटा जो है ये आपका इतनी तेजी से बढ़ रहा है
कि आपके बहुत सारे जो बेसिकली टूल्स हैं वो इस डेटा को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा जो है एक तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? डेटा आपके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है। कुछ डेटा जो है वो इमेजेस की फॉर्म में है, कुछ डेटा जो है वो आपका बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स की फॉर्म में है, कुछ डेटा सीएसवी फॉर्म में है, कुछ एक्सेल शीट्स की फॉर्म में है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा पड़ा हुआ है। इस डेटा को यूनिफाई करना पड़ता है पहले, उसको यूजेबल बनाना पड़ता है, फिर आप उसको कहीं पे यूज कर सकते हैं। सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, देर आर मेनी ट्रेंड्स जो अभी लास्ट ईयर मतलब कुछ थोड़े पुराने ट्रेंड्स हैं ये। दीज नंबर्स हैव ग्रोन अप। अगर मैं आज आज के पॉइंट इन टाइम की बात करूं तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं, आप पढ़ सकते हो। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स। आप ये टाइम स्पेंड करके ये स्लाइड को जो है रीड आउट कर सकते हो, एंड वी विल आल्सो सी व्हाट आर द डिफरेंट लाइक हाइलाइटेड ट्रेंड्स। जस्ट रीड दिस आउट एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस स्पेस पे डेटा बढ़ रहा है, एंड वी विल सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। And I would be more than happy if any of you can explain me that why the data trends are like this. तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्या डेटा की बात कर रहे हैं हम। सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, सो देर आर लाइक अराउंड 12 करोड़ न्यू डेटा प्रोड्यूसिंग सोशल मीडिया यूजर्स ईच डे। मतलब हर दिन जो है इतने यूजर्स जो हैं वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म एंड दे आर जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ डेटा। 650 अराउंड 650 मिलियन ट्वीट्स आर हैपनिंग एवरी डे। एंड अगर आप ट्वीट्स की पावर को देखना चाहते हो तो यू मस्ट हैव लाइक सीन द रीसेंट ट्रेंड रिलेटेड टू एलन मस्क। तो क्या हो रहा है वो, like his tweets have power to like change the flow of stock market, complete stock market। कई कंपनीज जो हैं, अगर इफ ही इज ट्वीटिंग अबाउट लाइक क्रिप्टो करेंसी, some kind of like about Bitcoin, about Dogecoin, so what is happening, actual price fluctuations are happening when he is tweeting। so that is the power of a tweet। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डेटा को लोग माइन कर रहे हैं, इस डेटा को यूज कर रहे हैं टू मेक सम प्रेडिक्शन, सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो अगर आप थोड़े और ट्रेंड्स की बात करोगे, यहाँ पे कुछ YouTube का ऊपर कितना बेसिकली डेटा हम डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है और हम देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे है डेटा। ओवर 67 लाख इंस्टाग्राम पोस्ट आर अपलोडेड ईच डे। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये डेटा जो है वो किस काम का है, यहाँ पे इतना सारा हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये डेटा किस काम का है? ये डेटा, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करोगे जैसे 5.2 बिलियन गूगल सर्चेज हो रही है डेली। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसी से एग्जांपल लेते हैं, ट्वीट्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो लेट्स से दैट यू आर सर्चिंग फॉर लाइक बेस्ट पीजी इन दिल्ली, आपने ये सर्च किया, आपको कुछ वहां पे सजेशंस आए। नाउ these suggestions is within these suggestions, अगर आप स्टार्टिंग के कुछ सजेशंस देखोगे तो उसके आगे मतलब या तो एड्स करके एक छोटा सा आइकन बनाएगा या प्रमोटेड लिखा आएगा, तो ऐसे टाइप की चीजें आती हैं। सो गूगल इज यूजिंग यू टू मोनेटाइज देयर प्लेटफॉर्म। जो वो एड शो करने के लिए जो भी पीजी में मतलब जो भी पीजी वाले ने वहां पे एड शो करी है, दे आर पेइंग टू गूगल टू शो दैट एड।
ठीक है, तो दैट वे आपका डेटा मोनेटाइज हो रहा है वहां पे, जो भी आपने सर्च किया। अब एक और चीज, अगर आप पीजी को सर्च कर रहे हो तो गूगल को पता है दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग इन दिल्ली और इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब गूगल क्या कर सकता है, अगर आप पीजी आप लेना चाहते हो, तो गूगल जो है वो इतना इंटेलिजेंट बन चुका है विद ऑल द डेटा कि वो इस चीज को माइन करने की कोशिश करेगा कि जो बंदा अगर एक नया पीजी लेना चाह रहा है, तो व्हाट आर दी अदर डिफरेंट थिंग्स ही विल बी नीडिंग। ठीक है, इसको क्या बेड चाहिए होगा, इसको क्या टीवी चाहिए होगा, फ्रिज चाहिए होगा, इसको डेली बेसिस की कुछ और चीजों की भी रिक्वायरमेंट होगी। जिस जगह पे ये पीजी देख रहा है उस जगह पे खाने वाने की और चीजें क्या है क्या नहीं है, आपको उसके रेलेवेंट एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो दिस इज हाउ गूगल इज मोनेटाइजिंग दैट डेटा, दैट ओनली डेटा, जिसके बारे में मतलब हो सकता है हमने कभी इतना सोचा ही ना हो कि क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब इतनी छोटी सी एक सर्च से क्या क्या हो सकता है। तो ये चीजें हैं, और ये डेटा जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है विद एवरी ईयर। ईयर ऑन ईयर जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत जो है एक्सपोनेंशियल है। एंड इसके रीजंस क्या है, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग अभी हमारे साथ सेशन पे कनेक्टेड हैं, जस्ट थिंक अबाउट कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। यस, एक मेरे पास आंसर है, बट ये आप शायद मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना सारा डेटा है, बट इतना डेटा क्यों बढ़ रहा है और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि डेटा तो देखो, लोग पॉपुलेशन हमारी ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ गई बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये पर रिसेंट के पिछले कुछ सालों के अंदर, 5-10 सालों के अंदर, 5 साल ही मान लो, 5 से 10 साल, इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये डेटा की जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़ गई। यस, एक यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर आया भी है मेरे पास। फर्स्ट थिंग इज कि हमारी पॉपुलेशन, सेकंड थिंग इज द ईज एक्सेस ऑफ इंटरनेट, कितना इजीली इंटरनेट अब एक्सेसिबल है। ठीक है, yes, this is definitely one of another good answer, the social media hype, technology development, ये सारे राइट आंसर्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर जो है दैट इज नॉट रॉन्ग। अब अगर इसको हम बात करें कि कैसे ये सारी चीजों को अगर हम मतलब कोलेट करें एक आंसर के अंदर, तो क्या हो रहा है आज के टाइम पे, अगर आज से हम 5 साल पहले चले जाएं, 5 साल तो थोड़ा कम बोल रहा हूँ, 6-7 साल पहले चले जाएं, ठीक है, और उस टाइम की बात करें तो क्या होता था, देवर नो स्मार्टफोन्स। एंड्रॉइड जो है वो 7-8 साल पहले ही आया हमारे पास। ठीक है, तो एंड्रॉइड आने से पहले क्या था, ठीक है, 7-8 नहीं, 9-10 साल शायद हो गए हैं। तो उससे पहले हमारे पास क्या होता था, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट वॉज वेरी कॉस्टली। अगर आप लोगों को पता हो, आप में से शायद कई लोगों ने रिचार्ज कराए हो, तो इंटरनेट का जो पैक आता था वो 1 GB इंटरनेट आपको एक महीने का मिलता था विद द कॉस्ट ऑफ समथिंग अराउंड 300 के अराउंड में 1 GB डेटा आपको मिलता था। आप उसको यूज करते थे एंड यू वर एबल टू यूज द इंटरनेट देन। ठीक है, और ये भी मैं तब की बात बता रहा हूँ जब एंड्रॉइड स्टार्टिंग में आया था, उससे पहले तो द स्मार्टफोन्स वर, मतलब ऐसा कोई इंटेलिजेंट स्मार्टफोन नहीं था, वेरी लिमिटेड स्मार्टफोन्स वर देयर। आप इंटरनेट में क्रोम खोल के बस वही चला पाते थे। ठीक है, क्रोम खोल के वहां पे कुछ सर्च कर लिया और थिंग्स लाइक दैट। आप अभी के टाइम पे आपके पास इतनी दुनिया भर की एप्स हैं, वो नहीं थी उस टाइम पे। सेकेंडली क्या हुआ कि जैसे जैसे इंटरनेट थोड़ा चीप हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक महीने में 1 GB डेटा मिल रहा है, अब एक दिन में आपको 2-2 GB डेटा मिल रहा है। तो क्या हो रहा है उस डेटा से, व्हाट यू आर डूइंग इज, आप वो डेटा को यूज करने के लिए यू लाइक यू गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए कैसे, वो डिजिटलाइजेशन की वजह से आए। यू आर मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन, यू आर वॉचिंग कंटेंट ऑनलाइन, यू आर लर्निंग ऑनलाइन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे पास साथ साथ। तो ये सारी चीजों से क्या हो रहा है,
एंड सेकंड चीज जो है दैट इज द स्मार्ट गैजेट्स। आप स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हो, आप स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो, देर आर स्मार्ट कार्स, ठीक है, एंड देर आर बेसिकली स्मार्ट व्हीकल्स, और आपकी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी आईओटी डिवाइसेस आ गए कि आपका पूरा घर जो है इट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऐप। तो ऐसी चीजें आ गई बहुत सारी हैं जो, और हर चीज, अगर एक आपने सेंसर्स लगाए हुए हैं, जो सेंसर्स अब डिफरेंट टाइप के आ गए हैं, अगर आप स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो तो आपकी स्मार्ट वॉच कुछ डेटा आपके रिलेटेड जो है वो कलेक्ट कर रही है, आपके हेल्थ के जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स है वो कलेक्ट कर रही है, आप कितने स्टेप्स चलते हो, आपकी हार्ट रेट क्या रहती है, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, तो आप ये खुद ही डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, खुद ही डेटा जनरेट कर रहे हो, और वो डेटा इस एक्सटेंट पे जनरेट हो पा रहा है कि बेसिकली जो ये डेटा ग्रोथ है वो उसी उसी की वजह से हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि अब हर चीज आप यू नेम एनीथिंग एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ जो है टेक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये डेटा जो है वो इतना जो है फ्यूरियस रेट पे ग्रो कर रहा है, एंड उसी वजह से हमने देखा कि जैसे जैसे डेटा ग्रो कर रहा है, जो लोग इस डेटा पे काम कर रहे हैं, यू बीइंग एन एक्चुअली, आपको इस टाइप के डेटा पे भी काम करना पड़ेगा। लेट्स से कि आप एक हेल्थ डिवाइस की ही बात करें, एक स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच एक हार्ट रेट बताती है कि ये हार्ट रेट्स हैं जब एक बंदा रेस्टिंग स्टेट पे है वर्सेस एक बंदा जब कुछ एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब एक इंटेंस एक्टिविटीज जो कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट हार्ट रेट्स की हमने रिकॉर्डिंग करी है फॉर डिफरेंट पीपल, 100, 150, 200, 300 लोगों की हमने ऐसी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब आप क्या निकाल सकते हो इसमें से, आप देख सकते हो कि एवरेज हार्ट रेट क्या है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट इससे ज्यादा है। हो सकता है ऐसे लोग जो हैं इनके कुछ हेल्थ कंडीशंस हो, अभी नहीं है तो बाद में जाके डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, इन ये ऐसे लोग अगर जाके इंश्योरेंस लेते हैं तो इनकी इंश्योरेंस महंगी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो इनका रेस्टिंग हार्ट रेट है उसकी जो बेसिकली वो नॉर्मल हार्ट रेट से ज्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी टिपिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिससे आप इस डेटा को रिलेट कर सकते हो अपने एंड टास्क के साथ, एंड गोल के साथ, ठीक है। क्या आप मतलब लेट्स डू वन मोर थिंग, आप ये डेटा को, मैंने आपको एक आइडिया दिया, एक एग्जांपल मैंने बताया, लेट्स लाइक टेक अ फ्यू मिनट्स एंड आप लोग मेरे को कुछ एग्जांपल्स बताओ कि ये ऐसा और क्या सिनेरियो बन सकता है जहां पे कुछ टाइप का डेटा जो है वो आपका इंडस्ट्रीज जो है वो यूज कर सकती है, जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो। जस्ट गिव मी वन और टू एग्जांपल्स, देन वी विल मूव अहेड विद द सेशन। सोच के बताओ कुछ और क्या हो सकती हैं चीजें। सो द क्वेश्चन इज कि जो डेटा है, इतना टाइप का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, ये डेटा आपको क्या लगता है और कहाँ यूज हो सकता है? यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो बेसिकली अभी हम अपनी जो मार्केट एनालिसिस है वो कर सकते हैं। अब इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ स्विगी और जोमेटो, सो उनको पता है कि किस एरिया में क्या चीज जो है लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं टू ईट, ठीक है, और डिमांड किस चीज की ज्यादा है, क्या चीजें ऐसी है जो लोगों के आसपास नहीं मिलती, शायद इसीलिए वो थोड़े डिस्टेंट रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं। तो ऐसे टाइप का डेटा जो है वो स्विगी के पास है। आने वाले टाइम में हो सकता है स्विगी इस डेटा को जो है वो मोनेटाइज कर पाए, और उसके अकॉर्डिंगली वो रेस्टोरेंट्स जो है वो या तो अपने रेस्टोरेंट्स, या फिर जो है बेसिकली दे कैन सेल दिस डेटा टू एनीवन इन ऑर्डर टू जस्ट लाइक गेट एन आइडिया कि उनको क्या चीज की जो है शॉप या रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो दैट इज वन पर्टिकुलर केस। यस, दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल। तो
कुछ एप्स हैं जो हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगते हैं. सो वन ऑफ दैट ऐप इज ट्रू कॉलर. आई डोंट नो कि जब ट्रू कॉलर नया नया आया था तो आप में से कितने लोगों ने वो बेसिकली यूज करा होगा, बट आज के टाइम पे इट हैज बिकम अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन. ट्रू कॉलर जब आया था तो वहां पे नंबर जो है वो इतनी इजीली नहीं आते थे. मतलब वहां पे जो नाम आते थे वो दे वर नॉट वेरी लाइक, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट आपके 100% रेट पे आपको हर कॉन्टैक्ट वहां पे मिल जाएगा. बट अर्लियर दिस वाज नॉट द केस. हुआ क्या, उसने लोगों के कॉन्टैक्ट जो हैं वो अपने अपने डेटाबेस में ऐड करे. एंड देन ऐसे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स अपने ऐड करते रहे जस्ट टू लाइक नो द नंबर और आईडी ऑफ द अदर पर्सन. तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स ऐड होते रहे. एंड हुआ क्या, आज के टाइम पे ट्रू कॉलर का जो डेटाबेस है वो इतना बड़ा है, उसके पास इतनी सारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है आप लोगों की, मेरे जैसे लोगों की जो यूज करते हैं ट्रू कॉलर, कि वो उस डेटा को मोनेटाइज कर रहा है एंड वो मोनेटाइज करता भी है. ऐसे ही नहीं आपके पास जो है दिन में जो है 10 स्पैम कॉल आते हैं कि सर ये ले लो, वो इंश्योरेंस खरीद लो, लोन मिल रहा है. यू जस्ट अप्लाई फॉर वन लोन एंड यू विल सी कि आपके पास कितने लोन के लिए फोन आने शुरू हो जाते हैं. यू जस्ट सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस ऑन इंटरनेट, यू विल सी कि आपके पास कितने इंश्योरेंस के लिए फोन आने लग जाते हैं. इनफैक्ट अगर एक बहुत ही ऐसा मतलब, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली इज, इफ लाइक एट टाइम्स अगर आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह दिन में, तो आपके पास जो ये स्पैम कॉल्स हैं वो जो है वो एक अलग टाइम पे आने शुरू होते हैं एज कंपेयर टू द टाइम. अगर जिस दिन मैं अगर थोड़ा लेट उठता हूँ तो जिस टाइम पे मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे मेरे पास कोई स्पैम कॉल नहीं आता. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो वो सेम ड्यूरेशन जो पहले वाला जिस ड्यूरेशन में मैं सोता तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ ना कुछ कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं. So that is something that I doubt कि ये डेटा भी आपका कलेक्ट हो रहा है कि when you are like basically active on your phone. क्योंकि आप अगर एक्टिव हो तो that increases the probability कि जिस probability पे आप फोन उठाओगे. तो ये देखो, ये जो डेटा है, अभी डेटा में से अभी हमने सिर्फ कन्वर्जेशन करते करते ही कितने यूज केस निकाल दिए. तो कंपनीज जो है वो हमसे तो और समझदार हैं, जहां पे एक पूरी टीम बैठी हुई है ये चीजें सोचने के लिए कि कैसे हम इस किस डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. और आप भी आगे जाके उन टीम्स का पार्ट बनोगे, ठीक है. और आपको भी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे. यू विल हैव टू लाइक थिंक अबाउट दी लाइक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि चीजें कैसे चल रही हैं. तो इस वजह से आपको अपना जो माइंडसेट है उसको भी ब्रॉड करना पड़ेगा. इसीलिए क्या हुआ कि CS1 जो आपको सिखाता था कि एनालिसिस कैसे करना है इफ यू आर यूजिंग लाइक पेन पेपर और अ कैलसी, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर विद पेन पेपर, ये आपको सिखा रहा है CS1A का सब्जेक्ट. उन्हीं चीजों को आर में मतलब एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करना है वो आपका CS1B सिखा रहा है. और CS1B अगर हम बात करें बेसिक आर की, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम. बेसिक आर आपका कहीं पे भी कोई कोर्स का पार्ट नहीं है. बट अगर हम यहाँ पे आके आपको सीधा CS1A के क्वेश्चंस इंप्लीमेंट, CS1B में जो आपके क्वेश्चंस जिस तरीके के पेपर में आते हैं वो करवाना शुरू कर देंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर एनीवन. उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ वेरी वेरी फ्यू पीपल, मतलब आज तक जितने बच्चों ने पढ़ा है ये सब्जेक्ट उसमें से शायद एक या दो बच्चे ऐसे थे जिनको, मतलब दो स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है आर का प्रायर नॉलेज था. क्योंकि दिस इज नॉट लाइक ये अभी जो है मोमेंटम गेन कर रहा है, बट इट इज नॉट दैट पॉपुलर कि हर बच्चे को ये आता हो. और लाइक बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे आपको इसकी नॉलेज जो है एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ एवरी कोर्स. सो कीपिंग दैट इनटू माइंड, our institute is offering special classes for basic R first, and after that we go ahead with the actual subject जो आपके एक्चुअल क्वेश्चंस है. जो CS1B है उसमें R का क्या है कि आपको क्वेश्चन दिए, आपको उसको आंसर करना है. बट इट इज एज लाइक, अगर मैं इसको इन कॉन्ट्रेरी बोलूं कि CS1A के अंदर जब आप बात करते हो पढ़ने की, अगर आपके स्टैट्स के कंसेप्ट आपको मीन निकालना नहीं आता
आपको मैथमेटिक्स और स्टैट्स के अंदर आपने नहीं पढ़ा कि मीन कैसे निकालते हैं, तो आप कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मीन आपको निकालना ही पड़ेगा, और आपको मीन का बेस ही नहीं पता कि मीन क्या होता है कैसे निकालते हैं, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते अटेम्प्ट। सेम गोज विद आर। आर के अंदर अगर आपको बेसिक आर नहीं आता तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। So that's why we have a good amount of classes for basic R to improve the base of every student। और हम बेसिक आर में वो सब चीजें पढ़ेंगे जो आपकी CS1A में इन्वॉल्व होंगी, सॉरी CS1B में आपकी इन्वॉल्व होंगी या CS2B में इन्वॉल्व होंगी। एंड लाइक आफ्टर गोइंग थ्रू दीज बेसिक्स, जो चीजें एक दो चीजें रह जाएंगी, वी विल स्टडी देम विद द क्वेश्चंस दैट विल बी अटेम्प्टिंग इन CS1B। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस अपने कोर्स को पूरा आगे बढ़ाएंगे। बात करते हैं कि हमने बात करी कि क्यों पढ़नी है आर, कैसे पढ़नी है आर, ये आपको बता दिया, और आर है क्या, इसकी बात करते हैं। तो आर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो बेसिकली आप एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो तब वो काम करता है। आप माउस पे क्लिक करते हो तो देयर इज एन एक्टिविटी दैट हैपेंस ऑन द सिस्टम। ये एक्टिविटी जो है, ये आप अभी माउस कीबोर्ड से कर रहे हो। अगर आपको कुछ कस्टम एक्टिविटीज करवानी है, कुछ कस्टम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, या आप चाहते हो कि सिस्टम आपका कुछ कैलकुलेट करके आपको दे, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ वे टू लाइक इंटरैक्ट विद योर सिस्टम। आपका कंप्यूटर है, आप हो, आप दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। जैसे अभी हाउ आर वी कम्युनिकेटिंग, वी आर यूजिंग अ लैंग्वेज, वी आर ईदर यूजिंग इंग्लिश और हिंदी, एंड इस लैंग्वेज की मीडियम से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग। ठीक है, इंटरैक्ट कर रहे हैं हम दोनों आपस में। सिमिलरली सिस्टम के साथ जब आपको इंटरैक्ट करना है तो यू नीड अ इंटरफेस, और या तो वो माउस हो सकता है या कीबोर्ड हो सकता है। एंड द अदर ऑप्शंस आर, अगर आपको कस्टम चीजें कुछ करवानी है, देन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हाई स्पेसिफिकली आर, और भी लैंग्वेजेस हैं जो ये काम कर सकती हैं, पाइथन भी एक गुड ऑप्शन है फॉर दिस, बट व्हाई आर? तो आर को लाइक इट इज कंसिडर्ड मोर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लाइक स्टैटिस्टिकल टूल देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा क्यों बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि R has so many inbuilt functions and like inbuilt features। functions को अभी के टाइम के लिए आप you consider it as a feature। तो इतने सारे इनबिल्ट फीचर है उसके अंदर जो आपको डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस जो है विदाउट राइटिंग, आप बस उस फंक्शन का जो फीचर है उसका नाम दो, अपना डेटा दो, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। जैसे रिग्रेशन आपको अगर बनाना है, रिग्रेशन लीनियर मॉडल्स बनाने हैं आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के लिए अंदर आपको जो है x की और c की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉरी x कह रहा हूँ, स्लोप, और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की। तो आप बाय हैंड उसकी बहुत लंबी कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, आपके पास डेटा पे डिपेंडेंट है वो सारी चीजें। बट आर के अंदर आप वो डेटा सिर्फ एक फंक्शन को दो और वो आपको सारी कैलकुलेशन निकाल के बता देता है। So this is how R makes it easy for statistics। तो इसीलिए क्या है कि R को हम मतलब R को इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन में चीजें थोड़ी सी और मतलब इट इज लाइक आई विल से, अगर एक नॉन प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट को हम बात करें, तो अगर R सीखना जो है उसका लर्निंग कर्व यहाँ तक है ऐसा, तो पाइथन का थोड़ा ऐसा है और स्टीप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर और भी थोड़ी चीजें होती हैं विच आर मोर ऑफ लाइक दे विल गिव यू अ फील ऑफ अ प्रोग्रामिंग, आप कोडिंग कर रहे हो वैसी फील देंगे। आर में वो चीज कम है। आर में यू विल फील दैट यू आर राइटिंग सम कमांड्स। ठीक है, एंड इट विल बी नॉट लाइक कि आप कुछ कोडिंग कर रहे हो। तो आर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? कि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। जैसे आप एक्सेल यूज करते हो तो यू हैव टू बाय दैट सॉफ्टवेयर, बट हाँ, अगर आप जो है आर यूज करते हो, यू डोंट हैव टू बाय एनी सॉफ्टवेयर। आर इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, फ्री लैंग्वेज है ये आपकी। और इसके जो फीचर्स हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो एक एस लैंग्वेज थी, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिक्स। एक एस लैंग्वेज थी जो कि पेड लैंग्वेज थी, प्रोप्राइटरी लैंग्वेज थी। तो जो लोगों ने उस पर काम किया था अंडर सम कंपनी, उन्होंने सोचा कि ये एक इतना यूजफुल प्रोडक्ट है, ये इतनी यूजफुल चीज है, एंड इट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर एवरीवन।
ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक उस लैंग्वेज को बेस समझ के एंड दे क्रिएटेड वन न्यू लैंग्वेज जिसके फीचर्स जो थे उस लैंग्वेज के जैसे ही थे, बट द मेजर डिफरेंस वाज दैट दे मेड दैट लैंग्वेज फ्री। एस जो थी इट वाज अ पेड टूल, बट आर जो हुई उसका एक सक्सेसर भी मान सकते हैं उसको, दैट वाज बेसिकली अ फ्री लैंग्वेज और फ्रीली अवेलेबल था फॉर एवरीवन टू यूज। ठीक है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं, आपको मैं बता रहा हूं, बट डोंट फोकस मच ऑन दीज टर्म्स। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस आप इसमें डालते हो, बेसिकली आप कमांड देते हो और आपको आउटपुट मिलता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये आउटपुट जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, तो कैसे बेसिकली ओवरऑल चीजें वर्क कर रही है, वो हम अभी थोड़े टाइम में देखेंगे। अब आर जो है, जब आपको चाहिए होती है आर, आप यूज करना चाहते हो अपने सिस्टम में, तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी। ये लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपको दो चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि आपको चाहिए एक्चुअल आर। ठीक है, तो यू नीड आर। आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, यू हैव ऑप्शन टू डाउनलोड इट फॉर लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, यू कैन डाउनलोड इट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड आर 4.2 फॉर विंडोज, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस चीज को कर सकते हो डाउनलोड। एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो ये डाउनलोड होगा उसको आपको क्या करना है, आपको उसको सिर्फ डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड आर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो क्या है, दैट इज आर स्टूडियो। अब आर स्टूडियो क्या है? आर स्टूडियो क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें कि आर जो है, अगर मैं आर की बात करूं तो आर जो है वो दिखने में कुछ ऐसी है। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ व्हाट इज आर। तो अगर हम सिर्फ आर की बात करें तो आप ये सारे पेन्स जो हैं इनको भूल जाओ। ये चीज जो है ये आपका आर कंसोल होता है, इसको बोलते हैं आर कंसोल। तो अगर आप आर इंस्टॉल कर लोगे एंड एक आपके पास आइकन बन जाएगा, उस आइकन पे आप जब भी क्लिक करोगे आपका जो है ये ऐसा एक टर्मिनल खुल जाएगा, बीट इन व्हाइट कलर और ब्लैक कलर। ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना पार्ट जो ये कंसोल लिखा रहा है, इतना पार्ट। इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं होगा। अब इस पार्ट के, सिर्फ इस पार्ट के साथ काम करना बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको वही कोडर वाली फील आएगी कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आप बहुत कॉम्प्लेक्स कोई चीज कर रहे हो, तो आपका लर्निंग कर्व टू डू डिफरेंट थिंग्स वो बढ़ जाएगा। अब जैसे बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे वी वांट टू गेट हेल्प फॉर समथिंग, तो वी हैव ये, अब जो मैंने खोला ये है आर स्टूडियो। अगर मैं इन सारे पेन्स की बात करूं जो जो यहाँ पे हैं, तो इट बिकम्स आर स्टूडियो। ये पूरा जो है दिस इज आर स्टूडियो। और ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको डाउनलोड करना है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज, यहाँ पे आप जाओगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वही इसको सेम तरीके से इंस्टॉल करना है। एंड वंस इट इज इंस्टॉल्ड आपके पास जो है इसका आइकन आ जाएगा। अगर आइकन नहीं आता है तो आप लोग अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो आप विंडोज आइकन पे क्लिक करके आर स्टूडियो लिखोगे, आपके आर स्टूडियो की ऐप आ जाएगी, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वंस आप ये दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो, तो आर स्टूडियो से पहले आपको आर इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, उसके बाद आर स्टूडियो डाउनलोड करना है।
वंस आप ये दोनों चीजें डाउनलोड कर लिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एक ऐसा टूल जब आप आर स्टूडियो को खोलोगे, और हम इसी में काम करेंगे। विल नॉट यूज प्लेन आर कंसोल, विल यूज आर स्टूडियो, और हमें कंसोल में जो भी काम करना है वो हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे दोनों टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे होंगे व्हेन थ्रू आउट द सेशंस, जब भी हम आर कर रहे हैं। नो, आर स्टूडियो कैन बी डाउनलोडेड फॉर मैक सिस्टम एज वेल, मैक लिनक्स सबके लिए आता है आर स्टूडियो, बट जो वेबसाइट है वो डिटेक्ट करती है आपका प्लेटफॉर्म एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजेशन देती है, ठीक है। तो आप जब खोलोगे सेम लिंक को, तो आपको आर स्टूडियो जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए दिखेगा वहां पे, एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो अभी तक इसमें किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम थोड़ी और बेसिक चीजें समझेंगे अभी। इतने में किसी को कोई डाउट है? ये जो दोनों लिंक्स हैं ये आपको दे दिए जाएंगे, एंड you will have to download both of these things in your system before actually starting. We will let you know about the links. You don't have to worry about that. हाउ टू डाउनलोड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट पे आपको जो भी विंडोज मैक जो भी है आपका, आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ से इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम डाउनलोड, यहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल जब ये डाउनलोड हो जाएगी कम्प्लीटली, तो आप डाउनलोड्स में जाके आपको इस पर डबल क्लिक करना है इस फाइल पे, और आपकी वो फाइल जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आर स्टूडियो की बात करूं तो आर स्टूडियो का भी वैसे अभी मैंने बताया था, बट लेट मी रिपीट इट अगेन इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपके पास, लेट मी आल्सो सी इफ दे हैव एन ऑप्शन फॉर, यस। तो एक जो डाउट था कुछ स्टूडेंट्स का आया था कि खाली विंडोज के लिए है, तो खाली विंडोज के लिए नहीं है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ये लिए अवेलेबल है। यू कैन जस्ट क्लिक हेयर एंड इट विल स्टार्ट द डाउनलोड, एंड वंस इट इज डाउनलोडेड यू कैन डबल क्लिक, सेम वे में है जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। डबल क्लिक करोगे आपका एक इंस्टॉलर खुल जाएगा, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, एंड देन इट विल इंस्टॉल आर स्टूडियो एज वेल। अभी कोई डाउट है? अभी समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि हम क्या चीज के साथ काम करने वाले, ठीक है। तो लेट मी स्टॉप दिस डाउनलोडिंग। तो ये दो टूल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे इफ वी आर वर्किंग विद आर, ठीक है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जितने भी अभी तक बैचेस हमने पढ़ाए हैं। आपको बेसिक जो कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वी आर लर्निंग कि आर कैसे पढ़ेंगे, आर स्टूडियो कैसे पढ़ेंगे, बट मैंने देखा है कि बहुत बच्चे जो है दे स्ट्रगल। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या कोई ऐसा शाय होने वाली बात नहीं है, और इट इज नॉट दैट आई एम बेसिकली लेटिंग दोज पीपल डाउन।
बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हमारे पास जिनको एक्चुअली में बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज भी नहीं थी। तो सो पीपल स्ट्रगल विद ओपनिंग बेसिक फाइल्स, डॉक फाइल कैसे बनानी है, ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम फाइल बनाते हैं वो कैसे बनानी है, एक्सेल फाइल कैसे ओपन करनी है, CSV फाइल जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल वो कैसे मतलब बेसिकली लोड करेंगे हम, वो हम सीखेंगे। बट कहाँ पे फाइल दिखेगी, हाँ बेसिक, आई एम एक्सप्लेनिंग बेसिक जो है, एक जिप फाइल जो है उसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक एप्लीकेशन डाउन मतलब जो इंस्टॉल करनी है उसके बाद वो चलेगी कैसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बेसिकली होता गया है कि अगर कोई बच्चा पूछे हम बता सकते हैं उस चीज को, और हम बताते भी हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, वो ये चीज पूछते हैं जब आपकी जो है ऑलरेडी जो है जैसे बेसिक आर हमने खत्म कर दी, 7-8 क्लासेस हो गई, उसके बाद अगर बच्चा आके हमसे पूछेगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे होती है और इंस्टॉल कैसे होती है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब ये काफी सवाल जो है सही है बट लेट आया हमारे पास। बताते हम तब भी है बट इट इज लाइक वो हमारे को भी एक अच्छा फील नहीं देता है कि हम पढ़ा रहे हैं इतने टाइम से और बच्चा अब आके हमसे ये चीज पूछ रहा है। एंड सेकेंडली क्या है कि एज अ स्टूडेंट आप भी कहीं ना कहीं जब तक आप वो कर नहीं लोगे, आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने करा ही नहीं है कुछ, ठीक है, आपसे हो ही नहीं रही है, आप घर पे प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। एंड इट इज जस्ट वी हु आर स्पीकिंग थिंग्स, हम आके बस बोल रहे हैं एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बेसिक्स जो है वो क्लियर रखो। डॉक फाइल कैसे बनानी है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे आप ठीक तरीके से एडिट कर सकते हो, ये कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए अगर मैं इंडस्ट्री की भी बात करूं, और वो चीजें हैं जो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको आने चाहिए। आपको सिस्टम यूज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे जो है डिफरेंट चीजों को यूज करना है आपके सिस्टम पे। जो हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं आर, जैसे अभी कैसे आर स्टूडियो चलेगा, वो मैंने आपको पूरा स्क्रैच से बताया कि यहाँ से डाउनलोड करना है। अब इंस्टॉल करना जो है दैट इज समथिंग वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में ही आता है, बट तब भी मैंने आपको बताया डबल क्लिक करके आप नेक्स्ट 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 करोगे, आपको वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जब आप इंस्टॉल भी करोगे उसको। तो इस तरीके से हम जो है, जो हम अभी नई चीजें जो हैं जो मतलब आर से रिलेटेड है, आर स्टूडियो से रिलेटेड है, वो हम सीखेंगे सारी। बट जो इसके अलावा चीजें हैं दैट इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आती होंगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो आर की अगर हम बात करें तो आर दो तरीके से चलता है, एक होता है बैच मोड, एक होता है इंटरएक्टिव मोड, ठीक है। वापस से चलते हैं आर स्टूडियो में। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है हमने, ठीक है, 2000 अप्रैल 2019 क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्व सोल्यूशन दिया हुआ है। और ये है हमारी एक फाइल, आपने देखा होगा ये फाइल, और जो आर की फाइल्स होती हैं जो आप बनाते हो उनका एक्सटेंशन होता है डॉट आर। जैसे आप वर्ड की फाइल बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो डॉट के बाद आता है उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। तो .docx होता है। जो हमारी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल होती हैं तो उन पे .pdf लिखा होता है, पीडीएफ फाइल्स बोलते हैं उनको। इमेज फाइल्स होती हैं तो IMG होता है, या उसके ऊपर JPEG होता है, JPEG या JPG या PNG, ऐसी एक्सटेंशन होती हैं। तो जो आर होती है इसकी एक्सटेंशन होती है .r, ठीक है। इससे आपको पता लगता है ये आर की फाइल है, ये या तो आर कंसोल में ओपन होगी या आर स्टूडियो में ओपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक के टर्मिनल बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ये टर्मिनल बना हुआ आ रहा है और इस टर्मिनल पे एक कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शेवरे प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये नाम याद करना जरूरी नहीं है, आपको जो दिमाग में रखना जरूरी है कि जो ये नीचे यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी कमांड लिखोगे, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, आपने लिखा ये, तो ये साथ साथ उसका आंसर देता रहेगा। आप एंटर प्रेस करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर मुझे पुरानी कमांड दोबारा से जो मैंने अभी चलाई, जैसे 1+2 लिखा, ये मेरी एक कमांड थी जो मैंने सिस्टम को दी कि ये इसका आंसर बताओ। सेम कमांड को दोबारा चलाना है तो क्या, मैं अप एरो प्रेस करूंगा तो वापस वो कमांड आ जाएगी, ठीक है। डाउन अप डाउन से मैं इन कमांड्स में शिफ्ट कर सकता हूँ, जो पुरानी कमांड्स हैं और जो मैंने नहीं लिखी।
अब मेरे को अगर कंप्लीटली नहीं लिखनी है तो मैं एकदम डाउन एरो प्रेस कर दूंगा तो ब्लैंक हो जाएगा ये। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी नेक्स्ट कमांड, और पुरानी कमांड को दोबारा रन करना है तो वो कमांड अप एरो प्रेस करके और एंटर, तो उसका पुरानी कमांड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड के साथ साथ मेरे पास आउटपुट आता है। दूसरा मोड होता है बैच मोड। बैच मोड क्या होता है, जहां पे आप एक फाइल बनाते हो, जैसे ये फाइल बनाई हमने, तो इफ वी कंसिडर दिस फाइल, तो मैं इसमें एंड में जाके एडिटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं सेम लिखता हूँ चीज 1+2। ठीक है, मैंने प्रेस किया एंटर तो कुछ रन नहीं हुआ, देखो मेरे पास कुछ डेट आउटपुट नहीं आया। मैं लिखता हूँ 1-2, कहीं पे कोई आउटपुट नहीं आया। अब इसको रन करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन करूंगा तो देखो ये, अब इसको पहले क्लियर करता हूँ। तो ये अगर आपको कंसोल का आउटपुट क्लियर करना है तो ये एक जो आइकन बना आ रहा है ये इसके काम आता है, जो ऊपर ब्रूम बना आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, रन किया, तो देखो दोनों इकट्ठे रन हुई, दोनों लाइंस 1+2 1-2। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई भी, अब दो मोड्स कौन से हैं, पहला इंटरैक्टिव, जो भी मैं यहाँ पे नीचे कंसोल में लिख रहा हूँ ये दिस इज इंटरैक्टिव मोड, जो भी मैं ऊपर फाइल में लिख रहा हूँ दिस इज बैच मोड, कि मैं बैच में रन करना चाहता हूँ अपनी कमांड्स को। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी प्लस और माइनस तो बताया कि 1+2 1-2, ये हमारे दो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, बेसिक ऑपरेटर। जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज एस्ट्रिक, जो 8 के ऊपर होता है, एस्ट्रिक साइन बोलते हैं इसको, जिसको आप स्टार भी बोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 3*2, ठीक है, तो ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इसने। अब डिवीजन के लिए हमारा डिवीजन वाला साइन ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो साइन होता है, अगर हम सेम चीज 3/2 कर रहे हैं और मैं डबल स्लैश डाल देता हूँ, सॉरी, तो देखो ये ऑपरेटर क्या हुआ, परसेंटेज। अगर हम देखें, तो तीन इसमें चीजें हैं, फर्स्ट इज परसेंटेज, बैक स्लैश, परसेंटेज, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश है ये। तो ये तीन जो है ये एक ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। तो देखो जब ऊपर डिवाइड किया 3/2 तो आंसर है 1.5। जब हमने ऐसे करा तो करा इसने अभी भी डिवाइड, बट आंसर है 1। तो बेसिकली ये उस डिवीजन का इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, डेसिमल पार्ट रिटर्न नहीं करता। तो लेट से अगर हम 7/2 करते हैं तो 3 आया, बट अगर मैं 7/2 करूंगा तो 3.5 आएगा। तो ये एक नया ऑपरेटर है। टू, अगर हमें पावर निकालनी है तो हम ये कैरेट, इसको बोलते हैं कैरेट सिंबल, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁻3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है दैट इज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आप डायरेक्टली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वी विल अंडरस्टैंड दैट इन द लेटर पार्ट व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको, अगर जैसे लेट्स से आपको कुछ एक मैथ्स की ही कुछ मैथमेटिक्स को इक्वेशन बनानी है, तो आप सेम वे में जैसे आप बनाते हो अपने पेन पेपर पे, वैसे आप लिख सकते हो, जैसे 1+2 × 3 - 4, तो इसका आपके पास आंसर आएगा। सेम तरीके से जैसे आप अगर इसको कैलकुलेट भी करके देखोगे तो सेम ऐसे ही आंसर निकलेगा आपका जैसे अभी निकल रहा है। ठीक है, तो देखो ये साथ साथ जब आप एंटर प्रेस कर रहे हो आपको साथ साथ इसके आंसर्स मिल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरैक्टिव मोड। स्टार्टिंग के काफी टाइम तक हम इंटरैक्टिव मोड पे ही काम करेंगे, एंड देन वी विल ग्रेजुअली शिफ्ट टू द बैच मोड, क्योंकि बैच मोड कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट कि आप कमांड्स एक साथ लिख रहे हो और फिर एक साथ चला रहे हो। इतने में अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो।
ठीक है, तो मेरे पास काफी सारे आ गए हैं कि आपके वो डाउट्स नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। आगे हम मूव करते हैं कुछ डेटा टाइप्स पे, जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी हम जो और ऑपरेटर्स हैं हम करेंगे और इसको डीपली स्टडी करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ और सिर्फ बता रहा हूँ कि आर क्या है, थोड़ा सा आपको फैमिलियरिटी लेके आने के लिए। आई एम नॉट टीचिंग यू इन डेप्थ राइट नाउ, ये आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास है। आपको ये प्लेटफॉर्म जो है आर स्टूडियो जो है, इससे आपको थोड़ा सा मतलब कि हिंट मिल जाए अच्छा क्या चीज होती है, कैसे होता है। ये वो वाला इंट्रोडक्टरी मतलब क्लास है, यहाँ पे हम डीपली नहीं स्टडी कर रहे हैं अभी इन चीजों को, मैं आपको एक ओवरव्यू के फॉर्मेट में चीजें बता रहा हूँ। तो आर के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स भी होते हैं, उनमें से कुछ डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर ऐसा डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है और डेसिमल वैल्यूज को नहीं होल्ड करता। ठीक है, जैसे कि हमने 1 2 3 4 देखा, तो ये इंटीजर वैल्यूज है। और डेसिमल वैल्यूज के साथ उसको हम ज्वाइन करते हैं तो न्यूमेरिक हो जाता है वो डेटा टाइप, या उसको हम फ्लोट वैल्यूज भी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फिर हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग क्या होता है, एनी टेक्स्ट जो है, मतलब कुछ भी टाइप का टेक्स्ट, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल टाइप्स आ सकते हैं। जब अब अगर मैं वन को ऐसे लिख रहा हूँ, आर के अंदर हम स्ट्रिंग्स को कैसे लिखते हैं, तो ठीक है, ये हमने लिखा a इक्वल्स टू 1, तो ये आपका हो गया एक स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसने बोला कि नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने a के साथ में डबल कोट्स लगा दिए, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। किसी भी चीज को मैं डबल या सिंगल कोट्स के अंदर रैप कर देता हूं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। अब a इक्वल्स टू 1 कर दूंगा तो a की वैल्यू, अब a प्लस 1 दोबारा से करूं तो देखो 2 आ गया। तो ये होता है स्ट्रिंग। जब भी किसी किसी भी चीज को आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। उन डबल कोट्स के अंदर हो सकता है एक्चुअली में आपने नंबर ही लिखे हो, बट देन अगेन इट विल बिकम अ स्ट्रिंग। ठीक है, और उस पर आप न्यूमेरिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग पे आपके अलग ऑपरेशंस होते हैं, जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस होती हैं वो आपके अलग होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास होते हैं जो थर्ड टाइप होता है, जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे एंड आर के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप भी है, दैट इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। ठीक है, जैसे हमने 1 2 3 की बात करी, अब ये इंटीजर वैल्यूज है। अब a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3, ऐसा हो सकता है मैं ये अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊं। ठीक है, या फिर मैं एक वेक्टर के अंदर ये सब कुछ डाल सकता हूं, जो तीनों के तीनों डेटा पॉइंट्स को सेव कर लेगा। ठीक है, अब मैंने एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया, दैट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अभी हमने करा यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी किया, तो a क्या है यहाँ पे? एनीथिंग दैट होल्ड्स अ वैल्यू, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे a यहाँ पे एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, दैट इज 1, तो उसको हम बोलेंगे ये a एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है। वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसेस नहीं आ सकते। वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आप डाल सकते, अंडरस्कोर डाल सकते हो आप सिर्फ। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं टू डिफाइन अ वेरिएबल। अब लेट्स से कि अगर आपको, अभी हमने 3 वेरिएबल बनाए थे, a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स बनाए हमने, तो ए बी सी बन गए यहाँ पे। अब मैं, अगर मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है कि क्या वैल्यू है इसकी, तो मैं ऐसे ए लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो 1 आ जाएगी। बी लिखा, सिमिलरली सी लिखा, तो ऐसे मैं वैल्यूज कर सकता हूँ। मैं इन वेरिएबल्स को ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ए प्लस बी कर सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू सी, ये भी कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की चीजें मैं कर सकता हूँ, जो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ में जैसे कर सकता हूँ, मैं सेम वो वेरिएबल्स के साथ भी कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को इन तीनों को एक ही वेरिएबल के अंदर डालना हो, तो मैं उसको कैसे डालूंगा? एक वेक्टर बना दूंगा मैं उसको 1 2 3। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि मैंने ये तीनों चीजों को एक ही नाम के अंदर डाल दिया, वेक्टर के अंदर 1 2 3। इस तरीके से वेक्टर, मतलब वेक्टर क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। देखो ये तीनों का जो टाइप है दैट इज सेम, तीनों इंटीजर हैं वैल्यूज। ठीक है, इसको रैप कैसे करते हैं एक वेरिएबल के अंदर? यूजिंग अ कॉनकैटिनेट ऑपरेटर। तो सी जो फंक्शन है हमारे, ये क्या करता है, इसके अंदर हम जितनी भी वैल्यूज पास करते हैं उन सबको इकट्ठा कर देता है और एक वेरिएबल में डाल देता है। इस डेटा पॉइंट को यूज कैसे करना है वो हम
नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। और भी डेटा टाइप्स जो हैं वो इसके अलावा, जो अभी मैं आपको सिर्फ वर्बली बताऊंगा, बट वी विल नॉट वर्क ऑन देम राइट नाउ, बिकॉज लाइक वी विल टेक देम इन अ सेपरेट क्लास, और एक एक क्लास करके आपको सारे डेटा टाइप्स बताए जाएंगे। वेक्टर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा डेटा टाइप है। इसके बारे में पूरी आपको क्लासेस, एक दो क्लासेस हैं जो वेक्टर के ऊपर ही स्पेंड होंगी। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने कुछ ऐसा नहीं है, जो भी चीजें अभी बताई है ये सब रिपीट होंगी। ठीक है, तो जो वेक्टर है, वेक्टर के बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स होते हैं, वो सेम टाइप के मैट्रिक्स आप बना सकते हो आर के अंदर भी। फिर होते हैं हमारे पास लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे वेक्टर में आपको मैंने बताया कि सेम टाइप का डेटा ही होना चाहिए, जो लिस्ट है उसमें अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। फिर आते हैं डेटा फ्रेम्स। ये भी आप बहुत एक्सेस में यूज करोगे, डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स क्या होता है? व्हेन यू हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप और मल्टीपल रोज होती है। डेटा फ्रेम को आप मतलब सिनोनिम कर सकते हो एक एक्सेल शीट से। जिस तरीके से एक एक्सेल शीट होती है जिसमें एक हेडर होता है और रोज होती है बहुत सारी, वो ही हमारा डेटा फ्रेम होता है। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स जिसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब हर क्लास में, क्लास बाय क्लास इसको पढ़ते रहेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या हम करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। एंड आई होप के आप लोग जो है, एक और चीज जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली जो भी पढ़ रहे हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती करते हैं कि वो आर को एंड के लिए छोड़ते हैं कि हम इसको एंड में कर लेंगे, और एंड में कभी एंड आता नहीं है, वो पेपर खत्म हो जाता है वही एंड आता है, आप नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है, तो इसको प्लीज अपने CS1A के साथ, मतलब जितना इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट है उतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसको सेम इंपॉर्टेंस के साथ जो है, सेम स्पीड के साथ आप इसको पिक करो। अगर आप बात के लिए छोड़ोगे तो नहीं होगा ये। एंड आई होप कि आप लोग थोड़ा सा फेमिलराइज हो गए कि क्या हम करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, कहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन विद दिस नोट, and welcome you all for this batch, and thank you for joining in.